ഡൽഹിയിലെ മുസ്തഫാബാദിൽ നടന്ന കോൺഗ്രസ് പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വിസ്മയകരമായ പ്രസംഗം കേട്ട് പഞ്ചപുച്ഛമടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി. എത്ര അധ്വാനിച്ചാലും പണം തികയുന്നില്ല, അതിജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്നും ഇത് ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അവർ വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നും നിങ്ങളുടെ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാക്കൾ രാജ്മഹലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുറന്നടിക്കുകയാണ്. ആം ആദ്മി ശരിക്കും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചല്ല, രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുറന്നടിച്ചത്. പ്രിയങ്കയുടെ വാക്കുകൾ ചെന്നുകൊണ്ടത് കെജ്രിവാളിന്റെ നെഞ്ചിലേക്കാണ്. പ്രിയങ്കയുടെ അതിശക്തമായ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतनी दूर क्यों हैं आप? दिख रही हूं नहीं? हसन अहमद जी, दानिश अबरार जी, श्री अली मेहंदी जी और श्री ईश्वर बागड़ी जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, मेरी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे भाइयों, आप सबका इस मीटिंग में आज बहुत बहुत स्वागत। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं लूंगी। कुछ खास बातें आपसे करना चाहती हूं। देखिए, चुनाव आ गया है और चुनाव के समय आप सब जानते हैं कि किस तरह से आपके सामने सब नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि नहीं? मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं खूब सारी। तो इस समय सबसे जरूरी बात क्या होती है? आपके मन में कौन सी बात होनी चाहिए? आप सब नेताओं की बातें सुनते हैं, उनका प्रचार सुनते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, जान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कौन सच्चाई की बात कर रहा है, कौन आपकी समस्याओं को समझ रहा है, कौन समझ नहीं पा रहा है। ये सब बातें लगभग आप समझ लेते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव को हल्के में मत लीजिए। ये चुनाव जो होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? नेताओं के लिए नहीं, आपके लिए, आपके जीवन के संघर्ष के लिए, आपके जीवन की तरक्की के लिए, आपके जीवन के भविष्य के लिए। देखिए, सरकार होती किस लिए है? इस देश की खासियत यह है कि यह देश लोकतंत्र है। खासियत यह है कि हमारे देश में जो संविधान बना वो सबके लिए बना। तो जो सरकार होती है उसे समान दृष्टि से सबको पहचानना चाहिए। हमारा संविधान कहता है कि सबके अधिकार समान है। इसका मतलब है कि यहाँ बैठी मेरी बहनें, यहाँ बैठे मेरे भाई, आपके जो अधिकार है वो हमारे अधिकारों से अलग नहीं है। हमारे संविधान ने आपको वोट दिया, वोट की शक्ति दी। ये वोट की शक्ति क्या है? ये वो अधिकार है जो आपके पास भी है, प्रधानमंत्री के पास भी है, इन नेताओं के पास भी है। सबका समान अधिकार है। इस वोट से आप अपनी सरकार को चुनते हैं। अपने संविधान को या तो आप मजबूत बनाएंगे, अपने देश को मजबूत बनाएंगे, या फिर उसको कमजोर करेंगे। आपका वोट अगर ये नहीं पहचान पाएगा कि इस देश को बनाने वाले कौन हैं और बिगाड़ने वाले कौन हैं, तो आप इस वोट के जरिए इस देश का नुकसान भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चुनाव के समय आपके निर्णय का क्या महत्व है। देखिए, ये दिल्ली शहर है, देश का केंद्र है।
दुनिया के सबसे बड़ी शहरों में से एक शहर है। क्या हो गया, दिख नहीं हूं? इधर आओ। अब दिख रही हूं? सुनाई दे रहा है? तो मैं कह रही थी कि ये जो हमारा शहर है, ये दुनिया में से सबसे बड़ी शहरों में गिना जाता है। समझे आप? इसका पुराना इतिहास है, सदियों पुराना इतिहास है, हजारों साल पुराना इतिहास है। यहां आज भी देश भर से लोग अपना जीवन बनाने के लिए आते हैं, पलायन करके छोटे छोटे गांव से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ आते हैं। उनकी सोच ये होती है कि हम दिल्ली जाएंगे, अपना जीवन बनाएंगे, भविष्य को मजबूत करेंगे। यहाँ आकर मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष होता है। गांव छोड़ के आते हैं, यहाँ रहते हैं, परिवार गांव में होता है, छोटे छोटे कमरों में 4-5 लोग इकट्ठे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, कहीं नौकरी ढूंढते हैं। जब अपना परिवार ला पाते हैं, परिवार को भी ले आते हैं, परिवार के अन्य सदस्य नौकरी करते हैं और इस तरह से अपना गुजारा करके अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, ये नहीं है कि घर पे बैठती हैं। अगर इस शहर में महिला रहती है तो कहीं ना कहीं वो भी काम कर रही है, किसी के घर में काम कर रही होगी या जॉब कर रही होगी यहाँ, या अपनी मेहनत, अपना हुनर कहीं और दिखाकर कमाई करती होगी। तो आज जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि हर परिवार में एक नहीं 2-3 सदस्य काम करते हैं। आप मेरी बहनें जब जॉब करने जाती हैं या किसी के घर में काम करती हैं, किसी ऑफिस में काम करती हैं, फिर भी घर आके मेहनत करती हैं, फिर भी आपको घर आके अपने बच्चों को संभालना पड़ता है। किसने खाना खाया नहीं खाया, कौन बीमार है, किसने पढ़ाई की नहीं की, तो आपकी तो दुगनी मेहनत है। और आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे अपना छोटा बिजनेस आपने शुरू ना किया हो, छोटे दुकानदार ना हो आप, या कहीं मजदूरी कर रहे हो या कहीं पे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आपके घर में महिलाएं भी काम कर रही हैं, आप भी काम कर रहे हो, अन्य सदस्य काम कर रहे हैं, फिर भी पैसे काफी नहीं हो रहे हैं, फिर भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आज परिस्थितियां ये हैं कि चुनाव के समय जो आम आदमी के पार्टी के नेता आते हैं, वो आपके सामने जो इश्यूज उठाते हैं, जो बातें उठाते हैं, उससे आपकी महंगाई की जो सफर है, जो संघर्ष है, जो महंगाई से आप जूझ रहे हैं, उसकी बात नहीं है। आज आम आदमी के नेता क्या कह रहे हैं? मोदी जी के राजमहल की बात कर रहे हैं। और आज भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? केजरीवाल जी के शीश महल की बात कर रहे हैं। यही बातें हो रही है ना मंच पर आपके सामने, कि किसने कितना पैसा खाया, किसने कितना बड़ा महल बनाया। तो आप सोचिए आपकी बात कौन कर रहा है? आप सोचिए कि क्या यही है आपके इशू आज? क्या यही है बातें जिनके बारे में आपको सोचना है कि कौन किस पे क्या इल्जाम लगा रहा है चुनाव के समय? आपका जीवन क्या है इसको कौन समझ रहा है? आपके संघर्ष क्या है इसको कौन समझ रहा है? आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं,
सुबह से शाम तक आप टीवी चलाएंगे, कोई फिजूल का इशू उठा लिया, कोई कहेगा मेरा अपमान कर दिया, कोई और कहेगा उसका अपमान कर दिया, कोई हिंदू मुसलमान के बीच बैर खड़ी करने की कोशिश करेगा, कोई जाति की बात करेगा। असली बात कौन कर रहा है कि आपकी सड़कें कैसे बनेंगी, आपको साफ पानी कैसे मिलेगा, आपके बच्चे शिक्षित कैसे होंगे, पाठशालाएं विकसित कैसे होंगी, आपके जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो मजबूत कैसे होंगे, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा। कौन बात कर रहा है आज आपके सामने? आपकी समस्याएं जो है कोई समझ रहा है? आप सुबह उठते हैं, आप सोचिए, सुबह उठते हैं, मंजन करते हैं कि नहीं करते? किया करो। मंजन करते हैं, दांत मंजन पे, टूथपेस्ट पे जीएसटी है, ब्रश पे जीएसटी है, चाय पीते हैं उस पे जीएसटी है, ब्रेड खाते हैं, ब्रेड मक्खन पे जीएसटी है, कपड़े पहनते हैं, कपड़ों पे जीएसटी है। आपका बच्चा स्कूल जाता है, फीस आपको फीस देना मुश्किल हो गया है, वर्दी पे जीएसटी है, पेंसिल पे जीएसटी है, किताबों पे जीएसटी है। आप पेट्रोल डीजल भरना चाहेंगे अपने टू व्हीलर में, अपनी गाड़ी में, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। तो आप हर तरह से घिरे हुए हैं, आपके टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं और दिख क्या रहा है आपको? शीश महल, राजमहल, अडानी जी, अंबानी जी। देखिए, मैं समझती हूं, मेरे भी बच्चे हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन आज जीवन बदल गया है। आज हमारे बच्चे जो हैं, एक जमाने में हम कह सकते थे कि चलो गांव में भी, मैं गांव की बात करूं तो गांव में भी एक जमाने में होता था कि चलो बच्चे को 8वीं 10वीं तक हमने पढ़ा दिया, इसको नौकरी में कहीं पे लगा लो, खेती में मदद कर लेगा, या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई हुनर है, आप वो हुनर सिखा देते थे, वो अपने साथ लग जाता था। आज वो जमाना नहीं है। आज गांव में भी जो सबसे गरीब है वो अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहता है। अगर कोई महिला 8वीं तक पढ़ी है, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ वो अपनी बेटी को कम से कम 12वीं तक BA में पढ़ाएगी। उसकी ये आशा और उम्मीद तो है। मैंने महिलाओं को देखा है गांव में, साड़ी के फॉल सिलते हुए छुप छुप कर अपने ससुर जी, अपनी सासू माँ से जाकर उसको 100 रुपए 150 रुपए कमा कर वो रखती थी कि अपनी बेटी को मैं अपने से ज्यादा पढ़ाऊंगी। और आज जमाना बदल गया है, बच्चे भी, महत्वाकांक्षाएं उनकी जो हैं वो बढ़ गई हैं। आज आपके बच्चे आपसे फोन मांगेंगे, है कि नहीं? आपसे कहेंगे अम्मी हमें फोन चाहिए, या माता जी हमारे लिए अच्छे कपड़े लेके आओ। तो उनकी भी जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ गई है। आज फोन पे सारा सोशल मीडिया दिख रहा है। सब चाहते हैं कि अपने जीवन में तरक्की आए। बच्चे चाहते हैं कि आप अच्छे जूते खरीद लें, उनके लिए अच्छे कपड़े खरीदें, आपसे फोन मांगेंगे, कहेंगे कि छुट्टियां हैं कहीं तो ले जाओ, 2 दिन के लिए कहीं ले जाओ। तो ये चीजें हैं, जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हम सब बदल रहे हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं बदल रही हैं, हमारा जीवन बदल रहा है और हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपकी मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि जो नेता है, जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की आपकी सरकार हो, वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। उनके लिए ये बात हो गई है कि चुनाव के समय हम आपको, आपके सामने आकर कुछ भी कह देंगे, उसके बाद आपको भूल जाएंगे, आपके काम नहीं करेंगे, आपके संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, आपके जीवन में तरक्की लाने की कोशिश नहीं करेंगे।
आजकल एक अलग सा माहौल फैल गया है। कई लोगों की बातें मैं सुनती हूं, वो ये उम्मीद भी नहीं रखते कि आज के नेता ईमानदार होंगे। उम्मीद ही नहीं है, आशा ही नहीं है। मैंने सुना है लोगों को क्या कहते हैं, कहते हैं कि चलो पैसे खाता है तो कम से कम काम तो कर ले। ये एटीट्यूड हो गया है। आजकल जनता ये कहने लग गई है, उम्मीद ही नहीं रखती कि अपना नेता ईमानदार हो। ये उम्मीद, ये आशा नहीं रखती कि अपना जो नेता है, जो सरकार है, हमारे लिए काम करेगी। जहां जाती है जनता वहां घूस देनी पड़ती है। छोटे से छोटे काम को कराने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो आपकी उम्मीदें भी टूट रही हैं। और आप हर जगह यही देख रहे हो कि चुनाव के सामने समय तो बड़ी बड़ी बातें, उसके बाद कोई परिस्थिति नहीं बदलती, जीवन नहीं बदलता। केजरीवाल जी को जब आप लाए थे तो आपको याद होगा किन परिस्थितियों में ये आम आदमी पार्टी बनी। केजरीवाल जी कैसे उभरे एक नेता के समान, कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रचार करके। और आज इनमें और मोदी जी में क्या फर्क है? कहीं शीश महल, कहीं राजमहल। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से सब गलत हो रहा है, अपनी खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी बात कभी नहीं कहते कि 10 सालों में मैंने क्या किया। कहते हैं कि वो फलाने कांग्रेस की सरकार में ऐसा हुआ इसलिए ये वो। केजरीवाल जी मोदी जी को दोष देते हैं। एक तरफ मोदी जी को नेहरू जी मिल गए, दूसरी तरफ केजरीवाल जी को मोदी जी मिल गए। काम कौन कर रहा है? जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मेरी दादी इंदिरा गांधी जी कहती थी, 2 तरह के इंसान होते हैं, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जो काम करता है, चुपचाप काम में लगता है, काम करता है। दूसरा जो बहाने बनाता है और किसी और के काम का श्रेय लेता है। अब आपके सामने जो नेता हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, आप बताइए किस तरह के इंसान हैं? पहले कि दूसरे? दूसरे जिम्मेदारी नहीं लेते, इनको नेता कहते हैं आप। नेता जिम्मेदारी लेता है, नेता से गलती भी हो जाती है तो जिम्मेदारी लेता है, कहता है मेरे से गलती हो गई। नेता डरता नहीं है, लोगों को लड़ाता नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाने का काम नेता का काम नहीं है। नेता का काम है कि लोगों को दिखाए कि ये जो आपकी समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए हम कैसे काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं। ये जो आपके संघर्ष है, ये जो आपका बोझ है, इसे हम कैसे हल्का करेंगे। नेता का काम ऐसा होता है। श्रवण कुमार की बात सुनिए आपने, अपने माता पिता का जो बोझ था वो अपने कंधों पे लेके चलता था। ये होता है नेता। नेता वो होता है जो एकदम निडर होके, निर्भय होके सच बोलता है, वो नेता होता है। आपने राहुल गांधी को देखा है, वो नेता है। चाहे किसी को बात पसंद आए नहीं आए, किसी को सच कड़वा लगे, फिर भी सच बोलने से नहीं कतराते। वो नेता जो 4000 किलोमीटर पैदल आपके लिए चलता है कि ये देश एक होना चाहिए, वो नेता है। ये तो कायर हैं, ये तो कायर हैं, दोनों समान हैं, भ्रष्ट हैं, कायर हैं। ये पहले अपने लिए करेंगे, उसके बाद जनता के बारे में सोचेंगे। यही इनकी परंपरा रही है। अगर भाजपा की आप पूरी राजनीति देखेंगे तो शुरू से अंत तक
झूठ फैलाने की राजनीति है। यहां दिल्ली में देखिए, यहां शीला दीक्षित जी थी, वो नेता थी, कितना काम किया उन्होंने, और आज उनकी दिल्ली को देखिए, हवा को देखिए। आपके छोटे छोटे बच्चे नेबुलाइजर ले रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्रदूषण इतना बढ़ गया है और इनकी तू मैं कुछ नहीं है। यहाँ सड़कें नहीं बनी है ठीक ढंग से, पानी नहीं मिल रहा है आपको, महंगाई से आप जूझ रहे हैं, हर जगह बेरोजगारी ही बेरोजगारी, और आपको कोई पूछ रहा है? आप सोचिए, यहां पलायन करके इतने लोग आते हैं, कोशिश करते हैं अपना जीवन बनाने का। सरकारी विभागों में 25,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। भाई क्यों नहीं भरे? कोई कमी है बेरोजगार बच्चों की? भर लो ना, कौन रोक रहा है आपको? केंद्र के विभागों में भी यही हो रहा है। केंद्र के विभागों में भी पद खाली हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी। किस लिए? नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं जब पद खाली पड़े हुए हैं? जोमैटो, स्विगी, डिलीवरी, ओला में जो जो काम करता है उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या सुरक्षा है उनकी? सुबह से शाम तक काम करते हैं। सरकार ने कोई स्कीम नहीं निकाली आपकी मदद के लिए। आप ऑटो रिक्शा चलाते हो, बहुत बातें की केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने आपके लिए, फिर क्या हुआ? आपके जीवन में तरक्की आई? क्या आप अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बना पाए हो? तो हर जगह, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, और इन परेशानियों के बीच में जो सच्चाई है वो आपको कोई नहीं बता रहा है। सच्चाई ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था आज चौपट हो रही है। सच्चाई ये है कि शेयर बाजार गिर रही है, रुपया गिर रहा है। जब रुपया गिरा था मनमोहन सिंह जी के समय में, तो ये लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि भाई रुपये को देखो इतना गिर गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मुंह बंद क्यों है? इनके राज में इतना गिरा है रुपया, सबका नुकसान हो रहा है। ईएमआई महंगी हो गई है, दर बढ़ते चले जा रहे हैं। मिडिल क्लास पे टैक्स का कितना बोझ है। मैंने जीएसटी की बात की, हर चीज पे जीएसटी है। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस, जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी हैं, ये सारी दुकानें जो यहाँ हैं, कमा ही नहीं पा रहे हो। आपकी कमाई कम हो कितनी भी हो, आपको सीए रखना पड़ रहा है। हर चीज पे अलग अलग जीएसटी है। आपको मजबूत करने का काम कोई नहीं कर रहा। आप रोजगार देते थे, छोटे छोटे बिजनेस रोजगार देते थे, आपको दुर्बल किया जा रहा है। पीएसयू रोजगार देते थे। ये लोग कहते हैं ना, नेहरू जी का नाम बहुत लेते हैं। तमाम पीएसयू जो नेहरू जी ने बनवाए, क्या कर रहे हैं ये लोग? सब अडानी जी को बेच रहे हैं। बेच क्या, दे रहे हैं। हमारे हवाई अड्डे, बंदरगाह, तमाम जमीनें, कोयले के खदान, सब कुछ इनके हवाले कर रहे हैं। आपके बच्चे सोशल मीडिया पे इनकी शादियां देख रहे हैं, किनके कितने कितने बड़े गहने हैं, और आप अपने बच्चे की फीस भर नहीं पा रहे हो। तो कौन कहता है कि अमीर नहीं हो जाओ भाई, कमाया है तुमने तो हो जाओ, लेकिन देश की संपत्ति तुम्हें मुफ्त में मिल जाए।
और फिर तुम ऐश करो। और देशवासी जूझ रहे हैं महंगाई से, कोई बीमार पड़ता है अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं, सुविधा ही नहीं है। कोई घर पे बीमार पड़ जाता है तो क्या करना पड़ता है आपको? प्राइवेट में जाना पड़ता है। सुविधा ही नहीं है ठीक ढंग की आपके लिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं पाठशालाओं की, अस्पतालों की, लेकिन जमीन पर, धरातल पर कुछ नहीं है। और ये मेरे कहने से मत मानिए, अपने जीवन को देखिए। पिछले 10 सालों में जब से भाजपा की केंद्र में सरकार रही है, जब से आम आदमी की सरकार दिल्ली में रही है, तब से बताइए आपकी कितनी तरक्की हुई है। शीला दीक्षित जी ने जो काम किया आपके सामने है। बड़े बड़े ब्रिज बनाए, हाईवे बनाए, बिजनेस को मदद किया, आगे बढ़ाया, मेट्रो बनाई। जिस जिस चीज का शिलान्यास शीला जी ने किया, उसका श्रेय ये लोग ले रहे हैं। मेट्रो में बैठ के सफर कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन सच्चाई तो आपके सामने है ना। तो आप गिनाऊं मैं शीला जी के काम गिनाऊं? लिखा है मेरे पास। सुनिए, कांग्रेस पार्टी की जो यहां दिल्ली में सरकार थी, शीला जी के नेतृत्व में क्या क्या किया उन्होंने। देश की सर्वश्रेष्ठ मेट्रो दिल्ली में बनानी शुरू की, कॉलोनियों का नियमितीकरण किया, पानी और सुअर के लिए सुधार की योजनाएं बनाई, बेहतरीन सड़कें और ट्रैफिक का सिस्टम बनवाया, दिल्ली का सुंदरीकरण किया, सैकड़ों पार्क बने, ग्रीन एरिया बढ़ाया, सीएनजी बसेस में डलवाई ताकि ये प्रदूषण कम हो, 70 फ्लाईओवर बनाए, अंडरपास बनाए, सिग्नेचर ब्रिज बनाया, मॉल बनाए, बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनाया, नया सचिवालय बनाया, कनॉट प्लेस का सुंदरीकरण कराया, नए सरकारी आवास बनाए, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। श्री मनमोहन सिंह जी और श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जितना किया वो सब आपकी आंखों के सामने है। मैं इन सबसे पूछना चाहती हूं मोदी जी से, मोदी जी आपने क्या किया? आपने क्या किया दिल्ली के लिए? केजरीवाल जी आपने दिल्ली के लिए क्या किया? थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिए, अपनी कायरता को 2 मिनट के लिए परे करके और इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को बता दीजिए क्या किया है आपने। आपने फूट फैलाई है, ये सब जनता जानती है। आपने फिजूल के मुद्दे उठाए हैं हर बार, हर चुनाव में, ऐसे मुद्दे जिससे कोई मतलब नहीं है जनता का, जनता के संघर्षों का। आपने एक चुनाव में एक बार इस देश की जनता के काम की बात नहीं की। सच्चाई ये है, असलियत ये है। और आज हम यहां खड़े हैं, आज हम यहां खड़े हैं कि देश की सारी संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में है। कर्ज माफ होते हैं उनके, कर्ज उठाती है जनता। बेटी की शादी करनी पड़ती है तो कर्ज उठाना पड़ता है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, इम्तिहान कराने के लिए तो कर्ज उठाना पड़ता है। देश के गांव-गांव में खेती करनी पड़ती है, कर्ज उठाना पड़ता है। 50-50 हजार रुपए के, लाख रुपए के लिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्टूडेंट परीक्षा देकर आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि दे देकर थक गए हैं और घोटाले पे घोटाला होता है। माँ बाप लोन लेके फीस भर रहे हैं। बच्चों को शर्म आती है कि माँ बाप इतना संघर्ष कर रहे हैं लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल पा रहा है।
ये हालत बना दिया इन लोगों ने। आप कांग्रेस की सरकारों को देखो, मेरी बातों पे मत जाओ, मेरी बातों पे मत जाओ। कांग्रेस की सरकारों को देखो, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और कर्नाटक में जब जब हमारी सरकार थी, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलते हैं। कर्नाटक में 2000 रुपए मिलते हैं। झारखंड में 2500 रुपए मिलते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना और झारखंड में 200 यूनिट बिजली की मुफ्त में मिल रही है आज के दिन। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 10 लाख तक मुफ्त इलाज है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज है। हिमाचल और कर्नाटक में बुजुर्गों को घर बैठे इलाज की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान में जब हमारी सरकार थी तो चिरंजीवी योजना थी, 25 लाख तक इलाज मुफ्त में हो रहा था। मैं बार बार हर मंच पर यह कहती हूं, खुद मेरे आंखों में आंसू आए जब मैं राजस्थान गई थी। उस समय एक शख्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि उनकी पूरी हार्ट की जो सर्जरी थी पूरी मुफ्त में हुई। किसी को कैंसर था, उसको सिर्फ 100 या 150 रुपए जो फॉर्म था उसको भरने की फीस देनी पड़ी, सारा इलाज मुफ्त हुआ। ये कर सकती है सरकार आपके लिए, ये चीजें करनी चाहिए हर सरकार को। राजस्थान में पहली बार कांग्रेस की सरकार जब थी तो गिग वर्कर की बिल लाई। मैंने ओला, उबर, जोमैटो डिलीवरी वाले जो रोजगार करते हैं उनकी बात की, उनके लिए एक बिल लाए। तेलंगाना में इनको 10 लाख का बीमा मिल रहा है, कर्नाटक में 4 लाख का बीमा मिल रहा है। मैं यहां आ रही थी, एक बस पे मैंने देखा मोदी जी का चेहरा और भाजपा का कमल का फूल, और उस पे लिखा है आपको गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। वाह 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 वाह, अब चुनाव आ गया है तो आप 500 रुपए में दे सकते हैं। और इतने सालों से जो मेरी बहनें यहाँ पे 1200 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए ऐसे बढ़कर गैस सिलेंडर के लिए दे रही थी, वो तो उस समय भी आप दे सकते थे क्या 500 रुपए के लिए? अगर आज दे सकते हैं तो उस समय दे सकते थे। उस समय क्यों नहीं दिया? क्योंकि वोटों का सौदा कर रहे हैं आप, वोटों का सौदा हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है। पहचानिए मेरी बहनें और भाइयों, पहचानिए कि आपके साथ एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। गरीबों का घर बनाने के लिए कर्नाटका की सरकार मदद कर रही है, आज 3.5 लाख रुपए दे रही है। हिमाचल में 7 लाख रुपए मिल रहे हैं, तेलंगाना में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कर्नाटक में जो हमारी गारंटी की योजनाएं हैं, सुन लीजिए, महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो हमारी गारंटी की योजनाएं हैं उनसे हर परिवार को सालाना 55,000 रुपए का लाभ हो रहा है, हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि करेंगे, हम करके दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप समझें कि दिल्ली के लिए कांग्रेस पार्टी कौन सी गारंटी दे रही है। दिल्ली के लिए कांग्रेस पार्टी प्यारी दीदी योजना लाएगी, जिससे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। जीवन रक्षा योजना लाएंगे, जिससे 25 लाख तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। युवा उड़ान योजना लाएंगे, जिसमें युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। फ्री बिजली योजना लाएंगे, जिससे 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिलेंगी। महंगाई मुक्ति योजना लाएंगे, जिससे 500 में गैस सिलेंडर और फ्री राशन का किट मिलेगा।
और मेरे पूर्वांचली भाइयों और बहनों के लिए खास तौर से एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा और एक अलग बजट बनाई जाएगी। तो देखिए, शुरू में मैंने कहा कि ये जो वोट है आपका, इसको हल्के में मत लीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये आपके संविधान को बचाकर रखता है, आपको बचाकर रखता है। संविधान आपका सुरक्षा कवच है। अगर इस देश में आपका संविधान नहीं बचेगा, अगर संविधान मजबूत नहीं रहेगा, तो आपके अधिकार कमजोर होंगे। और इन 10 सालों में अगर भाजपा ने एक चीज की है तो जनता को कमजोर करने का काम किया है। चाहे आर्थिक तौर पर, चाहे राजनीतिक तौर पर, चाहे मानसिक तौर पर। इनकी जो विचारधारा है, इसको समझिए। सारी सत्ता केंद्रित करके रखते हैं। सारी सत्ता एक इंसान के हाथ में होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी की विचारधारा भी इतनी ही है, ऐसे ही है। सारी सत्ता सिर्फ इन्हीं के हाथों में है। ये देश कभी ऐसे चल नहीं सकता है। सच्चाई ये है कि इस देश में हजारों करोड़ों लोगों की आशाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं। हजारों करोड़ों लोगों की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन के तरीके हैं। और ये भारत, ये देश हमारा अनोखा इसलिए है, इसकी खासियत ये है कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे कितने भी अलग हों, इनका रहन सहन, इनके धर्म, इनकी जातियां, इन सब को समान दृष्टि से ये लोकतंत्र देखता है। तो ये लोकतंत्र जो है, ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। ये लोकतंत्र वो चीज है जिससे आज तक ये देश बचा है। आसपास के देशों को देखिए, आज पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, श्रीलंका को देखिए, नेपाल को देखिए और अपने भारत को देखिए। आज भारत बुलंद है, आज खड़ा है, आज मजबूत है, क्योंकि हमारे देश में हमेशा से, जब से हमें आजादी मिली, तब से लोकतंत्र मजबूत रहा। लेकिन इनके हाथों में पिछले 10 सालों से ये लोकतंत्र कमजोर होने लगा है। ये लोकतंत्र कमजोर होने लगा है, आपके अधिकार कमजोर होने लगे हैं, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। तो आप समझिए, ऐसी सरकार लाइए जो आपकी संपत्ति आपके जेब में वापस डाले। ये सारी स्कीमें जो हैं, ये लोग कहते हैं ना कि ये स्कीमें हो नहीं सकती, ये हो रही है जहां कांग्रेस की सरकार चल रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि आपसे चोरी नहीं हो रही है, क्योंकि जो आपकी संपत्ति है वो किसी बड़े उद्योगपति के जेब में नहीं डाल रही है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार वापस आपको स्कीम बना कर दे रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूं कि 5 तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताइए। यहां ईश्वर भी है और अली भी है। ईश्वर भी है और अली भी है और आपका साथ है, तो इस देश को मजबूत बनाने वाली राजनीति भी आए। आपको मजबूत बनाने वाली राजनीति भी आएगी। और एक बार फिर ये दिल्ली शहर जो हमारी अमानत है, आपकी अमानत है,
जो हमारे लिए, हमारे पूरे देश भर के लिए केंद्र है, मिसाल बननी चाहिए। एक बार फिर हम इसको मिसाल बनाएंगे, एक बार फिर हम यहाँ का विकास कराएंगे। आपके लिए मौके, आपके बच्चों के लिए, आपकी परिवारों के लिए एक नया भविष्य बनाएंगे। तो आपने बहुत शांति से मेरी बातें सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव के समय आप सब जानते हैं कि किस तरह से आपके सामने सब नेता आते हैं, प्रचार करते हैं, अपनी बात रखते हैं कि नहीं? मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं खूब सारी। तो इस समय सबसे जरूरी बात क्या होती है? आपके मन में कौन सी बात होनी चाहिए? आप सब नेताओं की बातें सुनते हैं, उनका प्रचार सुनते हैं। आप तो बहुत समझदार हैं, जान जाते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कौन सच्चाई की बात कर रहा है, कौन आपकी समस्याओं को समझ रहा है, कौन समझ नहीं पा रहा है। ये सब बातें लगभग आप समझ लेते हैं। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव को हल्के में मत लीजिए। ये चुनाव जो होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? नेताओं के लिए नहीं, आपके लिए, आपके जीवन के संघर्ष के लिए, आपके जीवन की तरक्की के लिए, आपके जीवन के भविष्य के लिए। देखिए, सरकार होती किस लिए है? इस देश की खासियत यह है कि यह देश लोकतंत्र है। खास सिलते हुए छुप छुप कर अपने ससुर जी, अपनी सासू माँ से जाकर उसको 100 रुपए 150 रुपए कमा कर वो रखती थी कि अपनी बेटी को मैं अपने से ज्यादा पढ़ाऊंगी। और आज जमाना बदल गया है। बच्चे भी, महत्वाकांक्षाएं उनकी जो हैं